हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द डार्क नाइट राइजेस, जो कि रिलीज हुई थी 2012 में। ये एक्शन फैंटेसी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलान ने। फिल्म की शुरुआत हार्वी डेंट को श्रद्धांजलि देते हुए गॉर्डन द्वारा होती है। वहीं दूर उज़्बेकिस्तान में डॉक्टर पावेल, जो कि न्यूक्लियर फिजिस्ट है, उनको सीआईए एजेंट के साथ दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। तभी सीआईए एजेंट 3 नकाबपोश को देखकर डॉक्टर को मना करता है। लोकल पुलिस वाला बोलता है ये बैन के साथी हैं, जो कि लीग ऑफ शैडो के नाम से मशहूर है। सीआईए एजेंट जल्दी से उन्हें प्लेन में बैठाने के लिए कहता है। अब चलते प्लेन में से सीआईए एजेंट उन नकाबपोश में से एक के सर पर बंदूक रखकर बैन के बारे में पूछताछ करता है और कहता है मुझे बैन के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें प्लेन से फेंक दूंगा। तभी दूसरा नकाबपोश बोलता है अगर इसे प्लेन से ही फेंकना है तो इसके सर पर बंदूक क्यों तान रखी है। सीआईए एजेंट बोलता है चलो कोई तो बोला, और वो उस नकाबपोश के पास जाता है और धीरे से उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाता है। वो देखता है कि उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। अपराधी बोलता है बैन के बारे में पूछने से क्या होगा, ये पूछो कि हमारा प्लान क्या है। सीआईए एजेंट उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा मास्क उतार दूं तो क्या होगा। बैन बोलता है बहुत दर्द होगा। सीआईए एजेंट हंसकर पूछता है तुम बच्चे हो जो तुम्हारा मास्क हटाने से दर्द होगा। बैन बोलता है मुझे नहीं तो मैं। तभी सीआईए एजेंट बोलता है कि क्या पकड़े जाना तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। बैन बोलता है बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर पावेल ने हमारा नहीं तुम्हारा ऑफर स्वीकार किया। पता तो लगे डॉक्टर पावेल ने तुम्हें क्या बताया है। और तभी सीआईए एजेंट नोटिस करता है कि उनके प्लेन के ऊपर एक बड़ा प्लेन उड़ रहा है और तभी उसमें से कुछ लोग उस प्लेन पर जंप करते हैं और उसे लोहे की वायरिंग से अपने प्लेन के साथ बांध देते हैं। वो जल्दी से प्लेन को डिस्ट्रॉय करके डॉक्टर पावेल को किडनैप कर लेते हैं। वहीं गौथम शहर में वेन मैंशन में मेयर जनता को संबोधित करते हुए हार्वी डेंट एक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं कि इस एक्ट की वजह से अपराध 8 साल से बहुत कम हो गया है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो बोलते हैं मेरे रहते तो ये बिल्कुल नहीं हटेगा। वहीं दूर एक काली परछाई मेयर के इस भाषण को सुन रही होती है और तभी मेयर गॉर्डन को स्टेज पर बुलाते हैं। गॉर्डन हार्वी डेंट की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं हार्वी डेंट एक्ट की वजह से शहर में काफी शांति है। बैटमैन पिछले 8 सालों से गायब है। फंक्शन के दौरान एल्फ्रेड काइल नाम की एक वेट्रेस को एक रूम की चाबी देते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलना, खाना रखना और वापस लॉक करके आ जाना। वो खाना ब्रूस के लिए होता है जिसने पिछले 8 सालों से अपने आप को एक रूम में लॉक कर रखा होता है। तभी बहुत बड़ी बिजनेस वुमन मिरिंडा टेट एल्फ्रेड से कहती है कि वो ब्रूस से मिलना चाहती है, लेकिन एल्फ्रेड मना कर देते हैं कि आजकल ब्रूस किसी से मिलना पसंद नहीं करते। वो निराश होकर चली जाती है। वेट्रेस काइल के कुछ और ही इरादे होते हैं। वो ब्रूस के रूम में जाती है और खाना रखती है और ब्रूस की मदर का हार चुरा लेती है। अचानक उसकी नजर ब्रूस की पुरानी तस्वीरों पर पड़ती है जिसे वो देखने लग जाती है और तभी ब्रूस लंगड़ाते हुए आता है और काइल के हार की तारीफ करता है। साथ ही कहता है बिल्कुल ऐसा ही हार मेरी मदर के पास भी है जो कि इस लॉकर में बंद है। काइल समझ जाती है ब्रूस ने उसकी चोरी पकड़ ली है। वो उसकी छड़ी पर लात मारती है और उसे गिरा देती है और वहां से भागने में कामयाब हो जाती है मिनिस्टर गिली के साथ। एल्फ्रेड ब्रूस से मिलने उनके रूम में जाता है और ब्रूस एल्फ्रेड को हार चोरी के बारे में बताता है। एल्फ्रेड भी मजाक के अंदाज में बोलता है तो ये अंदाज है आपका चोर चोर चिल्लाने का, अब क्या ढूंढ रहे हैं। तो ब्रूस बताता है दरअसल वो चोरी नहीं करने आई थी, वो तो मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने आई थी। वहीं जॉन ब्लैक नाम का एक इंस्पेक्टर गॉर्डन को सूचित करता है कि मिनिस्टर गिली लापता है जब से वो वेन फाउंडेशन के फंक्शन में गए थे। अगली सुबह एल्फ्रेड ब्रूस का नाश्ता लेकर उन्हें जगाने जाता है, लेकिन जब एल्फ्रेड ब्रूस को कमरे में नहीं पाता तो वो ब्रूस की उसी खुफिया जगह पर चले जाते हैं। वहां ब्रूस नेकलेस पर लगे ट्रांसमीटर के जरिए काइल की लोकेशन और जानकारी निकालता है। एल्फ्रेड ब्रूस को इतने सालों बाद कमरे से बाहर निकलते देख काफी खुश होते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं कि जिंदगी अभी और जीने के लिए है और साथ ही अपना सपना बताते हैं कि मैं अक्सर छुट्टियां बिताने मशहूर जगह जाता हूँ जहाँ मैं आपको एक लेडी के साथ खुश और अपनी जिंदगी जीते हुए देखता हूँ। हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते मगर समझ जाते हैं कि आप कामयाब हैं और खुश भी हैं। वहीं जॉन को एक नाले में जिमी नाम के अनाथ लड़के की डेड बॉडी मिलती है जिसे वो जानता था क्योंकि जॉन भी एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा लड़का होता है और वो उसकी छानबीन करता है।
तो जिमी के भाई से उसे पता लगता है कि अक्सर लड़के जब 16 साल के हो जाते हैं तो वो उस सुरंग में चले जाते हैं जहां उनको पैसे कमाने का मौका मिलता है। साथ ही छानबीन में जॉन को पता लगता है जो पैसा वेन एंटरप्राइजेस से अनाथ आश्रम के बच्चों को मिलता था वो आना बंद हो गया है। वहीं काइल ब्रूस की उंगलियों के निशान बेचने के लिए खुफिया जगह पर जाती है जहां उसे डबल क्रॉस किया जाता है, लेकिन काइल अपनी चालाकी से उस मिनिस्टर की लोकेशन भेज देती है जिसको वो डील में अपने साथ लेकर आई थी और तभी पुलिस वहां रेड मारती है। क्रिमिनल्स जैसे तैसे करके भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गॉर्डन उनका पीछा करता है और उनका पीछा करते हुए एक सुरंग में पहुंच जाता है जहां उसे बेन के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और वो उसे बेन के सामने लेकर आते हैं। बेन उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है जिसमें गॉर्डन हार्वी डेंट की सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए लिखी थी। गॉर्डन मौका देखकर नाले में कूद जाता है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। बेन गुस्से में अपने आदमियों को बोलता है उसे पकड़ कर लाओ, लेकिन जॉन अपना अंदाजा लगाते हुए ठीक उसी नाले के गेट पर पहुंच जाता है जहां उसको जिमी की लाश मिली थी और वहीं गॉर्डन भी बेहोश हालत में जॉन को मिल जाते हैं। अगले दिन जॉन ब्रूस वेन से मिलने जाता है और कहता है कमिश्नर गॉर्डन को गोली मार दी गई है और बेहोशी के हालत में वो शहर के अंडरग्राउंड होने वाली साजिश के बारे में बड़बड़ा रहे थे। मुझे लगता है कि गॉर्डन को आपकी जरूरत है, यानी बैटमैन की। ब्रूस हैरान हो जाता है, भला इसको मेरे बारे में कैसे पता? तो जॉन खुलासा करता है कि बचपन में मैं जब अनाथालय में था तब मैंने आपको देखा था। साथ ही चेतावनी देता है कि आपको वापस आना होगा क्योंकि वेन फाउंडेशन से अनाथालय को मुआवजा मिलना बंद हो गया और शहर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ब्रूस एल्फ्रेड से बेन के बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है कि वो किराए का कातिल है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रूस एल्फ्रेड को उसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है जिसमें गॉर्डन का इलाज चल रहा होता है। ब्रूस डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर बताता है आपके शरीर के सारे अंग टूटे हुए हैं, लगभग सारी हड्डियां टूटी हुई हैं और लिवर भी काफी डैमेज है। साथ ही वार्निंग देते हैं आप तो आराम कीजिए। डॉक्टर से मिलने के बाद ब्रूस गॉर्डन से चुपके से मिलने जाता है जहां गॉर्डन ब्रूस से कहता है कि अब बैटमैन को वापस आना होगा, शहर को उसकी जरूरत है। गॉर्डन से मिलने के बाद ब्रूस अपने फोन से काइल की ट्रैकिंग करता है और पहुंच जाता है एक समाज सेवा पार्टी में जहां काइल चोरी के इरादे से आई हुई होती है और वहीं ब्रूस की मुलाकात मिस टेट से होती है। टेट ब्रूस से कहती है आपको इतने सालों बाद देखकर काफी खुशी हुई, मैंने तो सुना था आप ऐसी पार्टियों में जाना पसंद नहीं करते। ब्रूस कहता है कभी कभार पार्टी में भी जाना चाहिए। मिस टेट ब्रूस को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहकर चली जाती है। ब्रूस की नजर काइल पर पड़ती है, वो उसके साथ डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। दोनों डांस करते हैं। डांस करते हुए वो एक दूसरे से बात करते हैं। ब्रूस उससे पूछता है तुम चोरी क्यों करती हो? तो काइल कहती है मैं सिर्फ अमीरों से लूटती हूँ। साथ ही सचेत करती है कि तुम और तुम्हारे दोस्त सावधान हो जाओ क्योंकि एक तूफान आ रहा है जो सब बर्बाद कर देगा, खासकर तब जब तुम भर भर के जी रहे थे और हम मर मर के। ब्रूस केट के गले से अपनी मदर का हार उतार लेता है, लेकिन जाने से पहले केट ब्रूस को एक किस देती है और निकल जाती है। ब्रूस कुछ समझ नहीं पाता। अब जैसे ही ब्रूस बाहर निकलता है तो उसकी महंगी स्पोर्ट्स कार गायब होती है। ब्रूस मन में सोचता है वाकई काइल बड़ी शानदार लड़की है, हार के बदले उससे भी महंगी स्पोर्ट्स कार ले उड़ी। ब्रूस एल्फ्रेड की मदद से वापस घर पहुंचता है। अगले दिन ब्रूस मिस्टर फॉक्स से मिलने जाता है। ब्रूस को काफी सालों बाद देखकर मिस्टर फॉक्स काफी खुश होते हैं। साथ ही अपने उस ऊर्जा प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जो आजकल रुक गया है डॉक्टर पॉवल के अचानक गायब होने से, और हवाला देते हैं मिस टेट का जो इस ऊर्जा प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, जो इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू करवा सकती है। लेकिन ब्रूस इस बात को सुनी अनसुनी करके जाने लगता है तो मिस्टर फॉक्स जोर देकर ब्रूस को अपना नया आविष्कार दिखाते हैं, एक प्लेन। ये एक ऐसा प्लेन होता है जो शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच आसानी से उड़ने में सक्षम है। ब्रूस मिस्टर फॉक्स से प्लेन का नाम पूछते हैं तो मिस्टर फॉक्स बताते हैं मैंने इसे नाम दिया है द बैट, और वो भी दूसरों की तरह ब्रूस से आग्रह करते हैं कि बैटमैन को वापस आना चाहिए। ब्रूस ठान लेता है कि बैटमैन को वापस आना ही होगा और वो लग जाता है अपनी ट्रेनिंग में। तभी अल्फ्रेड आता है और बेन के बारे में बताता है कि उसका जन्म एक ऐसी कालकोठरी वाले कुएं में हुआ था जहां लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोई नहीं जानता कि उसमें से वो कैसे बाहर निकला, जबकि उस कुएं से निकलना
लगभग नामुमकिन है। साथ ही उसको चेतावनी देता है, उसको ट्रेन किया है तुम्हारे गुरु रासल गुल ने, और अब तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उससे टक्कर ले सको। बेन अपने साथियों के साथ पूरे स्टॉक एक्सचेंज को बंदी बना लेता है और ब्रूस की फिंगरप्रिंट के जरिए सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है, जबकि पुलिस चारों ओर से स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस को घेर लेती है। लेकिन बेन स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले लोगों को ढाल बनाकर बाइक पर अपने साथियों के साथ निकल जाता है। पुलिस उनका पीछा करती है। अचानक पुलिस वालों में जोश भर जाता है जब वो बैटमैन को देखते हैं। बैटमैन बेन और उसके साथियों का पीछा करता है। पीछा करते हुए बैटमैन बेन के एक साथी को पकड़ लेता है, जिसके पास से उसे एक टैबलेट मिलती है, जिसे देखकर बैटमैन समझ जाता है उन्होंने क्या खेल खेला है। अब पुलिस बेन और उसके गुंडों को छोड़कर बैटमैन के पीछे पड़ जाती है, जो कि ऑर्डर उनके नए बॉस से मिला था। बैटमैन कुछ बम का धमाका करके पुलिस वालों को चकमा देकर निकलने की कोशिश करता है और एक अंधेरी गली में चला जाता है। पुलिस उस गली को चारों ओर से घेर लेती है और अनाउंसमेंट करती है, बैटमैन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अचानक पुलिस वालों को दो बड़े इंजन के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई पड़ती है और बैटमैन अपने नए प्लेन द बैट में सवार होकर आसानी से पुलिस वालों को चकमा देकर निकल जाता है। वहीं डगेट, जो ब्रूस एंटरप्राइजेस का बड़ा कॉम्पिटिटर है, मिशन की कामयाबी में जश्न की तैयारी कर रहा होता है। तभी काइल डगेट के पास पहुंचती है और उससे उस प्रोग्राम की डिमांड करती है जिसकी वजह से उसने ब्रूस के फिंगरप्रिंट्स चुराए थे। लेकिन डगेट उसे बताता ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है जिससे किसी की जानकारी डिलीट की जा सके। अब चारों ओर से काइल पर डगेट के आदमी हमला करते हैं, लेकिन बैटमैन सही टाइम पर पहुंच जाता है और काइल को बचाकर निकाल लेता है। ब्रूस घर पहुंचता है जहां एल्फ्रेड ब्रूस से काफी नाराज होता है। एल्फ्रेड कहता है कि हमने आपकी हड्डियां ठीक करवाई हैं, जख्म सिए हैं, हम आपको दफना नहीं सकते। वो बेन की ताकत का एक वीडियो दिखाते हैं और उसकी रफ्तार के बारे में बात करते हैं और सचेत करते हैं तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन ब्रूस के न मानने पर एल्फ्रेड रिजाइन देकर चले जाते हैं। अगले दिन मिस्टर फॉक्स ब्रूस को बुरी खबर सुनाते हैं कि अब आप दिवालिया हो गए हैं, जिससे वेन एंटरप्राइजेस डगेट का हो जाएगा और वो खुफिया ऊर्जा प्रोग्राम भी डगेट जैसे गलत हाथों में चला जाएगा। इसलिए ब्रूस और मिस्टर फॉक्स मिस टेट को वेन एंटरप्राइजेस बेचने का फैसला करते हैं। साथ ही अपना खुफिया ऊर्जा प्रोग्राम भी दिखाते हैं, जिसकी देखरेख अब मिस टेट के हाथों में चली जाएगी। बोर्ड मीटिंग के दौरान अनौपचारिक तौर पर मिरिंडा टेट को नया सीईओ घोषित कर दिया जाता है। वहीं डगेट मिरिंडा टेट के सीईओ बनने से काफी नाराज होता है और वो बेन को बुलाता है और कहता है तुम्हारे इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तुम किसी काम के नहीं हो। इस बात को सुनकर बेन डगेट की गर्दन मरोड़ देता है और उसका खेल खत्म कर देता है। ब्रूस काइल से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उस प्रोग्राम के बारे में बताता है जिससे उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिट सकते हैं, ये कहकर कि उसका दोस्त बैटमैन ये कर सकता है, बस वो एक बार उससे मिलना चाहता है। काइल मान जाती है और फिंगरप्रिंट चुराने के लिए ब्रूस से सॉरी बोलती है। वहीं ब्रूस से मिलने मिरिंडा टेट उसके घर आती है, साथ ही उससे प्रॉमिस करती है कि तुम्हारी हर चीज का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी, और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। बैटमैन अब काइल से मिलने जाता है और डबल क्रॉस करके बैटमैन को बेन के हवाले कर देती है और जाने से पहले बैटमैन से सॉरी बोलती है। अब पहली बार बेन और बैटमैन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। बैटमैन के हर वार का जवाब बेन बखूबी देता है और बैटमैन की हड्डी पसलियां तोड़कर अपने प्लान के बारे में बैटमैन को बताता है कि वो अपने गुरु रसल गुल के सपने को पूरा करने के लिए आया है। वो पूरे गोथम शहर को बर्बाद करके रख देगा। साथ ही ब्रूस को उसी कुएं में फिकवा दिया जाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है, और एक टीवी भी लगा दिया जाता है जिसमें ब्रूस अपने शहर को बर्बाद होते देख सके। अब बैटमैन के ना होने पर बेन बेधड़क अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। वो वेन एंटरप्राइजेस से सारे बोर्ड मेंबर को किडनैप कर लेता है और 3 को अपने साथ अपनी सुरंग में लेकर चला जाता है। जिसकी खबर गॉर्डन के पास पहुंचती है, वो काफी चिंतित होता है। वहीं काइल, जो गौथम शहर छोड़ने की तैयारी में एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करती है, तभी जॉन आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है और अपने दोस्त ब्रूस के बारे में पूछता है, लेकिन काइल साफ मना कर देती है कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। गॉर्डन आदेश देता है कि सारे पुलिस वालों को इकट्ठा किया जाए और उन बोर्ड मेंबर्स की तलाशी के लिए उन्हें सुरंग में उतार दिया जाए, और अगर कोई सीनियर पूछे तो उनसे कह देना कि एक ट्रेनिंग हो रही है। अब सारे पुलिस वाले बोर्ड मेंबर्स की छानबीन के लिए सुरंगों में उतर जाते हैं
बेन बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ परमाणु रिएक्टर ऑन करने के लिए लाता है और उन्हें धमकाकर परमाणु रिएक्टर ऑन करवा लेता है। अब लाया जाता है साइंटिस्ट पॉवेल को ताकि वो इनकम्प्लीट परमाणु रिएक्टर को कंप्लीट कर सके। जैसे ही रिएक्टर कंप्लीट होता है, डॉक्टर पॉवेल बताते हैं अब ये 4 मेगाटन का परमाणु बम बन चुका है। तभी बेन परमाणु बम में से एक हिस्सा निकलवा देता है, जिससे डॉक्टर पॉवेल चेतावनी देते हैं ऐसा करने से बम सड़ने लगेगा और 5 महीने के अंदर अंदर फट जाएगा। बेन बड़े प्यार से बोलता है यही तो मैं चाहता हूँ। बेन सुरंगों के चारों तरफ बारूदी सीमेंट लगवा देता है और वो एक धमाका करवाता है जिससे सारे पुलिस वाले उस सुरंग में फंस जाते हैं। बेन अब ग्राउंड में जाता है जहां मैच चल रहा होता है। वो उस ग्राउंड को भी बारूद से उड़ा देता है और गौतम शहर के मेयर को भी मार देता है और शहर में चारों तरफ धमाके होते हैं। धमाके होने के बाद ग्राउंड में बेन जाता है और वहां बैठी पब्लिक को बताता है कि उसने शहर में परमाणु बम फिट कर दिया है और जो कभी भी फट सकता है। उसका रिमोट आप में से किसी एक के पास है और वो कभी भी इस बटन को दबा सकता है और ये बॉम्ब एक जगह नहीं रहेगा बल्कि पूरे शहर में घूमता रहेगा और पूरे शहर में कर्फ्यू लागू करने की घोषणा करता है। बेन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो गॉर्डन की वही स्पीच पढ़ता है जो उसके हाथों लग गई थी कि किस तरह हार्वी डेंट की मौत हुई थी और बैटमैन ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। साथ ही वो शहर के जेल से उन 1000 अपराधियों को भी छुड़वा देता है जिनको डेंट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पूरे गौथम शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पूरा शहर अब कैदियों की तरह अपने ही घर में कैद हो जाता है और परमाणु बम को एक ट्रक में डाल दिया जाता है जो शहर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। गॉर्डन और जॉन जितना हो सके स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। वहीं ब्रूस टीवी पर गौथम को बर्बाद होते देखता है और खड़ा होकर अपने आप को मजबूत करने लग जाता है। वहीं बैठा एक बूढ़ा उससे पूछता है तुम क्यों इतनी कसरत कर रहे हो? तो ब्रूस बोलता है मैं अपने शहर को बर्बाद होते नहीं देख सकता और उस नर्क के कुएं से निकलने की कोशिश करता है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में जबरदस्त झटका लगता है। अब वही बूढ़ा ब्रूस की रीढ़ की हड्डी ठीक करता है और साथ ही बाकी हड्डियों भी जोड़ देता है। ठीक होने के बाद ब्रूस फिर से कोशिश करता है लेकिन फिर नाकामयाब होता है। वहीं गौतम शहर में बेन द्वारा मार्शल लॉ लगाया जाता है। साथ ही दूसरे शहरों से सारे आने जाने के पुल तोड़ देता है और अपना ही कानून स्थापित कर देता है जिसका फैसला जज बनकर डॉक्टर क्रेन लोगों को सजा सुना रहा होता है, या तो बहिष्कार या फिर मौत। दोनों में ही लोगों की मौत निश्चित है। वहीं इस बार बूढ़ा ब्रूस को रासल गुल के बच्चे की कहानी सुनाता है और बताता है कि किस तरीके से उस बच्चे ने अपने डर पर काबू करके बिना रस्सी के छलांग लगा दी थी और इस नर्क के कुएं से बाहर निकल गया था। बूढ़े की बात सुनकर ब्रूस को समझ आता है और वो बिना रस्सी के कुएं को पार करने की ठान लेता है। 5 महीने बाद ब्रूस जेल से निकल भागने में कामयाब हो जाता है और गौथम शहर वापस लौट आता है। बैटमैन अब बंद सुरंगों में से पुलिस वालों को छुड़वाता है। अब पुलिस वालों के साथ मिलकर बैटमैन सड़कों पर बेन की सेना से भिड़ जाते हैं। एक बार फिर बैटमैन और बेन आमने सामने होते हैं। इस बार बैटमैन पूरी तरह तैयार होता है और दोनों में घमासान लड़ाई होने के बाद बैटमैन बेन का खात्मा करने ही वाला होता है और तभी मिरिंडा टेट धोखे से बैटमैन को चाकू मार देती है और खुलासा करती है कि रासल गुल का बेटा नहीं बेटी है जो कि वो खुद है, तालिया गुल। वहीं गॉर्डन वो ट्रक ढूंढ लेता है जिसके अंदर बॉम्ब है और उसके अंदर डेटोनेटर की फ्रीक्वेंसी रोकने वाली मशीन डाल देता है। टेट डेटोनेटर एक्टिव करती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बम तक नहीं पहुंचती तो वो बॉम्ब को उड़ाने के लिए खुद ही निकल जाती है। साथ ही जख्मी बैटमैन को बेन के पास छोड़ देती है ताकि बेन बैटमैन का खात्मा कर सके। लेकिन जैसे ही बेन बैटमैन को मारने लगता है तभी काइल बैटमैन की बाइक पर वहां पहुंच जाती है और बजूका के एक गोले से बेन का खेल खत्म कर देती है। अब बैटमैन और काइल दोनों मिलकर टेट को ढूंढने निकल जाते हैं। टेट तब तक उस ट्रक तक पहुंच जाती है जिसमें बॉम्ब है। वहीं बैटमैन अपनी फ्लाइंग कार द बैट को लेकर बम को लेने जाता है। उस बॉम्ब को रिएक्टर चैम्बर तक ले जा सके ताकि मिस्टर फॉक्स उसे फटने से रोक सके। लेकिन टेट और उसके आदमी बैटमैन का काम मुश्किल कर देते हैं जो तोपों से बैटमैन की फ्लाइंग कार को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। बैटमैन और काइल दोनों मिलकर मिरिंडा टेट के आदमियों को जबरदस्त गोलीबारी करके उन्हें निपटा देते हैं। इसी दौरान मिरिंडा टेट के ड्राइवर को गोली लग जाती है और ट्रक सीधा पुल से नीचे गिरता है जिससे मिरिंडा टेट बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो रिएक्टर चैम्बर में बाढ़ का पानी छोड़ देती है जिससे रिएक्टर चैम्बर किसी काम का नहीं रह जाता और टेट मरने से पहले कहती है
मैंने मेरे पिता का सपना पूरा कर दिया है और सबको बेस्ट ऑफ लक कहकर मर जाती है। तो बैटमैन फैसला करता है कि वो अपनी फ्लाइंग कार की मदद से परमाणु बम को समुद्र में गिरा देगा, लेकिन फ्लाइंग कार का ऑटो पायलट खराब होता है, जिसे बैटमैन को खुद ही जाना पड़ेगा और बॉम्ब के साथ मरना पड़ेगा। काइल बैटमैन के जाने से पहले अपने प्यार का इजहार करती है और उसे गुड बाय किस देती है। बैटमैन परमाणु बम को लेकर अपनी आखिरी उड़ान भरता है और खाड़ी में बॉम्ब के साथ मारा जाता है। पूरा गॉथम शहर बैटमैन के सम्मान में उसकी बड़ी सी मूर्ति स्थापित करता है। वहीं एल्फ्रेड मिस्टर फॉक्स और गॉर्डन वेन की कब्र पर अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। ब्रूस वेन की जायदाद का आधा हिस्सा उसी अनाथ आश्रम को दे दिया जाता है और आधा हिस्सा एल्फ्रेड के नाम कर दिया जाता है। वहीं जॉन को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक गुप्त एड्रेस होता है जो बैटमैन के खुफिया अड्डे तक ले जाती है। शायद अब बैटमैन के हथियारों का असली मालिक जॉन रॉबिन ब्लैक होगा। मिस्टर फॉक्स फ्लाइंग कार का निरीक्षण अपनी टीम के साथ करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इसका ऑटो पायलट तो 6 महीने पहले ही ठीक कर लिया गया था। और तब मिस्टर फॉक्स ठीक करने वाले का नाम पूछते हैं तो उनकी टीम ब्रूस वेन का नाम बताती है। मिस्टर फॉक्स संतुष्टि भरी सांस लेते हैं। वहीं एल्फ्रेड अपने कहे मुताबिक अपनी फेवरेट जगह छुट्टियां मनाने जाते हैं और उनकी नजर ब्रूस और काइल पर पड़ती है। ना ही वो ब्रूस को कुछ बोलते हैं और ना ही ब्रूस उन्हें कुछ कहता है। दोनों कुछ पलों के लिए आंखें मिलाते हैं और दूर से ही एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। एल्फ्रेड खुशी से मुस्कुराते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।